नमस्कार साथियों, मैं शेखर सिंह और आप सभी का इस वीडियो संदेश में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस इतिहास से लेकर, प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिकतम लोकतंत्र तक लेकर और इससे नया एडवांस जो नई सभ्यता, एक नई सिविलाइजेशन और एक नई सिस्टम जो परमतंत्री व्यवस्था, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम और एक परम तंत्र जो एब्सोल्यूटोक्रेसी की स्थापना करना है, जो कि हम प्राचीन काल से आज तक हम कैसे आते हैं और कैसा नया विकास भविष्य में एक नई सिस्टम आएगी, इस पे हम बात करते हैं। देखो, कई लोगों को लगता हो कि अभी हम डेमोक्रेसी में हैं और ये जो बातें पूर्णतः फुलिश है, मूर्खतापूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं साथियों। समय के साथ जिस तरीके से विकास हुई हैं, परिस्थितियाँ बदली हैं, हम इसमें जैसे राजतंत्र का उदय देखेंगे और इसके दोनों अवधारणा देखें कि कैसे राजतंत्र आता है, फिर गुटतंत्र आता है, मोनार्क राजतंत्र, गुटतंत्र ओलिगार्की, फिर अभिजात तंत्र एरिस्टोक्रेसी, फिर हम देखते हैं इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद, फिर कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद देखेंगे, और इसके बाद होता है कि गणतंत्र जो रिपब्लिक जैसे आएगा, फिर हम देखते हैं कि लोकतंत्र कैसे आता है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी से एडवांस कैसे परमतंत्री व्यवस्था स्थापित करेंगे हम, ये हमारा पूरा मोटिव है साथियों। तो हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि हम ऋग्वेद काल के हम जो पढ़ रहे हैं, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, और ऋग्वेद काल में कैसे राजतंत्र का उदय होता है, ये हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इंडियन सिविलाइजेशन में देखेंगे, भारतीय सभ्यता में। लेकिन जो राजतंत्र की जो अवधारणा, जैसे हम पाश्चात्य अवधारणा देखते हैं, जैसे प्लेटो का, जैसे सुकरात का, जैसे सिटी था, जैसे इटली में, प्राचीन वेनिस में नगर राज्य रहे, और वहाँ जैसे एक पोप की एक सत्ता अलग रही, पोप फ्रांसिस जैसे भी आप देखते हैं कि वेनिस में, साइप्रस में। तो साथियों देखो, क्या होता है ना, जो पाश्चात्य अवधारणा रही राजाओं की, तो डिवाइन राइट्स थ्योरी को माना जाता है कि जो डिवाइन राइट्स मतलब ईश्वरीय अधिकार, कि राजा को ईश्वरीय अधिकार है, ईश्वर का दत्तक पुत्र है और वह राज करने का उसको अधिकार है। कौन देता था? चर्च लेजिटिमेसी देता था, वैधता। जैसे कि आजकल आम जन लोग, जनता लोकतंत्र में वोट के माध्यम से लेजिटिमेसी, वैधता देता है सरकार को, गवर्नमेंट को, जो आपके प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक साथियों, जिसके द्वारा शासन प्रशासन किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, लेकिन हमारी भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जैसे राजतंत्र होता है, तो हमारे भारतीय सिद्धांत ये कहता है कि ईश्वर को ही, जो राजा को ही ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। और जैसे आपने राम देखा, तो द्वापर युग में देखते हैं कृष्ण, जो भी राजा रहे, जैसे चोल एम्पायर में आप देखते हैं कि किस तरीके से चोल, चेर, पांड्य में जैसे राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या जैसे आप देखते हैं कि कृष्णदेव राय का जो शासनकाल देखते हैं, हरिहर बुक्का इनका देखते हैं, पाल वंश में देखते हैं, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार में, जिसमें भी देखेंगे चौहान वंश, जो भी। तो जैसे हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल में जैसे राजतंत्र का उदय कैसे होता है, कहाँ से हमारे ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में कैसे डेवलप होता है राजतंत्र का उदय, जरा सा मैं इसका ब्रीफ में आपको बता दूंगा। ब्रीफ में ये है साथियों कि ऋग्वेद के संहिता के में 12 राजाओं का युद्ध का संघर्ष बताया गया है। इस पर हम कंक्लूड करके बता रहे हैं। 6वीं शताब्दी के उत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र से पता चलता है कि पूर्व में भी कुछ राजनीतिक प्रणालियाँ, जैसे पूर्व में कोई जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जैसे कि राज्य देखेंगे, गढ़ देखेंगे, संघ या जनजाति नायक तंत्र, जो ट्राइबल नायक तंत्र थे, ये थी विद्यमान रही थी। उत्तर वैदिक काल में कुछ समुदायों का विकास राज्य के रूप में हुआ। अब आफ्टर वैदिक पीरियड में देखते हैं तो राज्य के रूप में, तथा राजन वंशानुगत प्रजातंत्र रहा, जो राजन वंशानुगत ये राजन बनते थे, प्रजातंत्र। हम यहाँ से पढ़ के बताते हैं कि जैसे समकालीन युद्धों की चर्चा, ये ऋग्वेदिक काल के युद्ध की चर्चा करता है। ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक दोनों कालों के ग्रंथों की प्रमुखता रही। ऋग्वेद संहिता के पहले मंडल में 20 राजाओं के युद्ध का संदर्भ आएगा, जिसमें कि 60,099 योद्धाओं ने हिस्सा लिया था साथियों। फिर ये देखते हैं कि यदि हम उपरोक्त इस संख्या को शब्दशः भी नहीं लें, तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक इकाइयों में परिवर्तन हो रहा था। 6वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व, मतलब ईसा से बैक सेंचुरी, जो इरा का बात कर रहा है, सामान्य संवत पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरी भारत के राजनीतिक मानचित्रण को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि एकाधिक राजनीतिक प्रणालियां अस्तित्व में थी। जैसे हमने बताया अभी कि राज्य, गण, संघ, जनजाति नायक तंत्र। 6वीं शताब्दी के इस राजनीतिक परिदृश्य की रूपरेखा 1000 से 600 समान सौरभ के बीच तैयार हुई थी, जहाँ एक और उत्तर वैदिक काल के कुछ समुदायों ने अपने जनजातीय चरित्र के अस्तित्व को बनाए रखा, वहीं दूसरी ओर कुछ समुदायों का विकास राज्य की दिशा में होने लगा। इस काल में कई जनजातियाँ जो रहीं राजनीतिक इकाइयों के साथ में समुदाय के विकास में राज्य की दिशा में लगे रहे। जनजाति कई इकाइयों के एक साथ में मिल जाने से हुआ उनका रूपांतरण कई बड़ी इकाइयों में होने लगा। पुरु और भरतों के मिलने से शक्तिशाली कुरुओं का जन्म हो। जो पुरु और भरत मिले तो शक्तिशाली जो कुरु वंश है इनका जन्म होता है। तुर्वस और
कृवियों के मिलने से पंचाल बना। तुर्वस कृवि मिलके पंचाल जो बना, कुरु और पंचालों के बीच संघीय संबंध प्रतीत होता है, दोनों कुरु और पंचालों में भी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में वंशानुगत जनजाति इकाइयों का क्षेत्रीय राज्यों में रूपांतरण प्रतिबिंब होता है, जैसे आप देखते हैं कि क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में तो प्रतिबिंब होता है। फिर भी अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि यह रूपांतरण प्रक्रिया में थी, पूर्ण नहीं हुई थी। उत्तर वैदिक ग्रंथों का हम देखते हैं तो अंतिम चरण 6वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व तक माना जाता है, उत्तर वैदिक काल का, जिस काल में अन्य स्रोतों के आधार पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रीय राज्य इस समय तक अपने पूर्ण अस्तित्व में आ चुके थे। इसलिए यह कहना कि राज्य का उदय उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ है, न कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में, एक अनावश्यक विवाद है, ये बोला जा रहा है। विर्जेल बताते हैं 1995 में उनका कहना है कि कुरुओं का उदय भारत के प्रथम राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के अगर प्रथम राज्य देखेंगे तो कुरु इनका रिप्रेजेंटेटिव करेगा, उनका विधिवत संकलन किया गया है। शायद ऐसा करना स्रोत अनुष्ठानों के साथ साथ नए पुरोहित वर्ग के उदय को भी अनुरूप अनिवार्य हो रहा था इस टाइम में साथियों। जैसा कि हमने पूर्व में जैसे हमने देखा था कि स्वतंत्र राज्यों के निर्माण को एक जटिल राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया की परिणति के रूप में देखा जा सकता है। जो स्वतंत्र राज्य बन रहा था वो जटिल राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं की परिणति, जैसे हम वेस्ट में देखते हैं इसका सिद्धांत, तो वहाँ क्या होता है साथियों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत रहता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो रहा था, इसकी अलग राजनीतिक, सामाजिक और एक आर्थिक जो प्रक्रिया की पृष्ठभूमि रही और इसका में परिणित हो रहा था। राजतंत्रात्मक जो राज्य का उदय कई संघर्षों, युद्धों और समझौतों और संधियों का परिणाम हो। कई ट्रीटीज हुए, संधि हुए, युद्ध हुए, संघर्ष हुए, समझौता हुए। इसके बाद राजतंत्र के अंतर्गत एक राजा के हाथ में सभी राजनीतिक शक्तियाँ केंद्रीभूत हो जाता है। जो राजतंत्र आता है इसमें एक राजा के हाथ में पूरी शक्तियाँ क्या होता है, केंद्रीभूत हो जाता है। स्वाभाविक है कि राजन का उदय सत्ता के कई दावेदारों के संघर्ष, प्रतिद्वंदी शक्तियों के दमन तथा आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण जैसी कई गतिविधियों के समेकित परिणाम कही जा सकती है। जो हम राजन का उदय देखते हैं तो कई सत्ता के दावेदार के संघर्ष के साथ, प्रतिद्वंदी शक्ति के साथ युद्ध में। इसके बाद आता है राजतंत्र के साथ साथ कुछ ऐसे समाज भी थे जहाँ गणतंत्रात्मक संगठनों का भी अस्तित्व बना रहा, जहाँ राजनीतिक शक्ति सभाओं में निहित थी, राजा में नहीं थी। तो जैसे गणतंत्रात्मक रिपब्लिक जो किसको देखते हैं, हमको ब्रिटेन को देखते हैं। ब्रिटेन हम पे साम्राज्यवादी शक्ति बना, हमको उपनिवेश बनाया और 200-250 वर्षों तक हम उनके गुलाम रहे। एक व्यापारिक घराना, एक कंपनी आती है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, और किस तरीके से हमको पहले राजाओं से व्यापार की अनुमति मांगकर किस तरीके से फिर अपना एकाधिकार करने के लिए शासन प्रशासन में भी अपना दावा करने लगे। लेकिन गणतंत्र कहाँ हुआ, जो रिपब्लिक, वो ब्रिटेन में, वहाँ राजा भी थे और एक संसद थी वहाँ की संसद। तो संसद कानून बनाती है, उसके थ्रू में पूरे प्रक्रिया करा जाता है। जैसे हमें 1857 की क्रांति के बाद देखते हैं 1858 में क्राउन के अंदर में पूरा हमारा शासन चला गया। हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो, और ये क्या होता है ना कि अस्तित्व बना रहा जहाँ राजनीतिक शक्ति सभाओं में नहीं थी, राजा में नहीं थी। जो पॉलिटिकल जो शक्ति थी, जैसे हमने ब्रिटेन की संसद में देखा, उसमें मेन शक्ति थी, उनकी रजाओं में नहीं थी, जो वहाँ के जो रानी थी, जो रानी साहिबा थी। उत्तर वैदिक काल का राजन भी ऋग्वैदिक राजा की तरह ही युद्धों का नेतृत्व करता था। ऋग्वैदिक काल में जैसे राजन युद्ध का नेतृत्व करते थे, उत्तर वैदिक काल में वैसे ही हुआ जाता था। किंतु अब वह अपनी प्रजा के संपूर्ण निवास क्षेत्र और विशेष रूप से ब्राह्मणों का संरक्षक भी रहा। विशेष रूप से ब्राह्मण का संरक्षक और प्रजा का संपूर्ण निवास क्षेत्र का रक्षक बन गया। उत्तर वैदिक काल में वह सामाजिक व्यवस्था का संस्थापक तथा राष्ट्र का पालनहार भी बना। जो सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाला संस्थापक, जो वर्ण व्यवस्था को प्रोटेक्टर बन गया, और वंशानुगत ये राजतंत्र का विकास होता है, आप देखते हैं, और राष्ट्र का पालनहार होता है। लेकिन इस काल में हालांकि राष्ट्र का कोई निश्चित क्षेत्रीय सीमाकरण पूर्ण नहीं हुआ। जो आप देखते हैं कि रीजनल सॉवरेनिटी होती है, जो क्षेत्रीय संप्रभुता, एक राज्य के, एक राजा की कंप्लीट टेरिटरी होती थी, वैसी पूर्णता एक, जैसे आज भारत की जो सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमा है, पाकिस्तान की जो सीमा है, चीन जैसे भी चीन में जैसे अब इस जो सीमा है वहाँ के जो राजा थे, तो एक कंप्लीट आपका सीमाकरण नहीं हुआ था, ये कहा जा रहा है। वंशानुगत राजतंत्र का विकास हो रहा था। सतपथ और ऐत्रेय ब्राह्मण, जो हम ब्राह्मण जो संहिता देखते हैं, सतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण में 10 पुरुष राज्य या 10 पीढ़ियां वाले राजतंत्र का उल्लेख है, ये सतपथ और ऐत्रेय में। ठीक है साथियों, राजन के चुनाव की प्रक्रिया का भी संदर्भ आता है, जैसे अथर्ववेद के 1.9 में देखते हैं और 3.4 में अथर्ववेद में देखते हैं। किंतु अधिक संभावना यह है कि राजा के चुनाव का उदाहरण उनके वंशानुगत उत्तराधिकार के अनुमोदन के संदर्भ में दिया गया होगा। सबसे रोचक संदर्भ श्रृंगियों, जो श्रृंजयों के द्वारा अपने राजा दुष्टऋतु पोमसायन को राजगद्दी से पदच्युत करने की घटना का है। यहाँ घटना मिलता है उसका। यद्यपि कि जिसकी 10 पीढ़ियाँ उस समय तक लगातार राज कर चुकी थी, इसे स्थापित नियम के
एक अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में ऐसी कर्मकांडी व्यवस्था का सृजन किया गया, जो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडी व्यवस्था का सृजन किया गया, जिसके आधार पर राजन को उसके बंधु बांधव एवं प्रजाओं में सर्वोपरि सिद्ध किया जाता था कि जो राजा है, जो राजा बनेगा, उसके जो भाई बंधु इसमें सर्वश्रेष्ठ होगा और प्रजाजनों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सिद्ध किया जा सके। साम्राज्य अथवा सम्राट जैसे शब्दों के संदर्भ को केवल कुछ एक शासकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रूप में दिखाया जाता था। जैसे कोई शासक है तो बड़ा सम्राट, जैसे हम मौर्य एम्पायर देखते हैं, अशोक बड़ा सम्राट था, जैसे हम देखते हैं अकबर को देखते हैं, तो ये उसके जो एक सम्राट के जैसे शब्द हैं या शासक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जितकी उतनी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, इस पे हम मानते हैं कि कितना महत्वाकांक्षी है, कितना युद्ध लड़ा, कितना विजेता रहा और कितना विजयी उसका इतिहास रहा, वो अपने लेखन कराते थे भी साथियों। राजतंत्र के उद्भव के साथ हम देखते हैं कि उसको वैधानिकता प्रदान करने वाली विचारधाराओं का भी विकास होने लगा। इस संस्था को वैदिक सिद्धांतों से जोड़ने की भी शुरुआत की गई। ये ब्राह्मण के 1:14 के प्रसंग है कि जब एक बार देवतागण दानवों द्वारा पराजित हो गए, तब उन्होंने यह अनुभव किया कि उनकी हार इस वजह से हुई है कि उनके कोई राजा नहीं थे। मतलब जो देवतागण पराजित हुए तो उनके कोई राजा नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने राजा का चुनाव किया और दानवों को पराजित कर दिया। इस ग्रंथ में 8:4-12 उल्लेख है कि प्रजापति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को देवताओं का राजा बनाने का निश्चय किया, क्योंकि वे सभी देवताओं में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। इंद्र ये कहा गया। उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों में राजा और देवताओं में निकट संबंध दिखाने का प्रयास किया गया कि जो राजा है और देवता है इनमें निकट संबंध है, ये उत्तर वैदिक काल में दिखाया गया। जैसे पश्चात में क्या होता था कि चर्च प्रति वैधता देता था डिवाइन राइट्स की थ्योरी में, लेकिन हम देखते हैं कि सतपथ ब्राह्मण के अनुसार देखते हैं कि वाजपेयी और राजसूय यज्ञों को संपन्न करने के बाद राजन प्रजापति के तुल्य हो जाता था। मतलब कि एक यज्ञ होता था वाजपेयी और राजसूय, तो जो राजन है वो प्रजापति के तुल्य राजन बन जाता था। जो यज्ञ को संपन्न कराने वाला प्रजापति के प्रत्यक्ष रूप होने के कारण वह एक होते हुए भी अनेकों का स्वामी बन जाता था। जैसे एक राजन में हम ये भी देखते हैं कि अश्वमेध योग कराया जाता था, तो अपने घोड़े छोड़े जाते थे और जिस एरिया में जहाँ तक जाता था उनका राज होता था, या तो कोई दूसरे राजा या जो राजन के जो अधिकार क्षेत्र में होता था उसकी सत्ता को चुनौती दिया जाता था और युद्ध होते थे। जो विजेता होता था उनका वह राज हो जाता था। ये हम देखते हैं। तो क्या होता है ना कि हालांकि इन प्रसंगों को राजन के पद का गरिमा मंडित करने के उद्देश्य से रूप में भी समझा सकते हैं। कहीं ना कहीं राजन को परिपद को गरिमा मंडित करने के लिए, उनका एक प्रधानता बनाने के लिए, एक लेजिटिमेसी बनाने के लिए भी किया जाता रहा होगा। राजत्व के दैविक सिद्धांत के रूप में नहीं, ना ही उनका उद्देश्य राजन को उपास्य पद होने का रहा होगा। राजन को सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करने के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उसको अपने जन और कुल के लोगों पर श्रेष्ठता सिद्ध करने की थी कि कैसे अपने जन और कुल के लोगों में वो श्रेष्ठता सिद्ध करे। आपने रिसेंट का एक मूवी देखा होगा कि बाहुबली 1 साउथ की मूवी है, बाहुबली 2, बाहुबली द बिगनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन, ये करके मूवी देखी होगी, निष्कर्ष और राइजिंग शुरुआत। तो इसमें देखते हैं कि कैसे दो भल्लाल देव और जो बाहुबली है दोनों में एक जो युद्ध बाहरी आक्रमण होता है तो उससे जो विजेता रहेंगे उसको हराएगा, उसका मृत्यु को प्राप्त कराएगा, तो उसको राजा की पदवी गद्दी देने की बात होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसको मारा तो भल्लाल देव ने, लेकिन किस तरीके से बाहुबली एक हाथ से प्रजा की रक्षा करता है बोलता है और दूसरे हाथ से उसको युद्ध में विजय दिलाता है। तो यही बात होती है साथियों कि आप जैसे देखते हैं तो उसमें बाहुबली को राजन बनाया जाता है, तो वैसी ही सेम बात कि उस कुल लोगों में श्रेष्ठता सिद्ध करने की थी। यह कार्य राजसूय और वाजपेयी यज्ञ जैसे विस्तृत कर्मकांडी और भव्य अनुष्ठानिक योजनाओं के माध्यम से, तो ये यज्ञ होते थे वाजपेयी और राजसूय के माध्यम से राजन के चारों ओर एक कृत्रिम आभा मंडल बनाकर, जैसे उसको देवी का रूप दिखाकर उसके पीछे में आभा मंडल बनाया जाता था, बनाकर किया गया। जहां पहले उपरोक्त यज्ञों से जुड़े रथ प्रतिस्पर्धा, जैसे रथ दौड़ होता है प्रतिस्पर्धा, चौसर के खेल से यह तय होता था कि राजन बनने के योग्य कौन है, कि उस रथ में विजेता कौन बनेगा, चौसर के खेल में इसके लिए। अब ये केवल अनुष्ठानिक औपचारिकता मात्र बन गए हैं और अनिवार्य रूप से राजन का इन सब में विजयी होना पूर्व निर्धारित हो गया है कि राजन इन सब में विजय होगा तभी वो उस कृत्य को कर पाएगा और राजा की पदवी को सुशोभित हो पाएगा। उत्पादन की शक्तियों पर राजन का, जो प्रोडक्शन की जो शक्ति पर नियंत्रण को मजबूत करने का दूसरा स्रोत बलि नामक कर हो गया, जो शुरू में राजन को गायों और अनाजों के रूप में भेंट किया जाता था। जो बलि था इसमें राजन को गाय अनाज के रूप में टैक्स दिया जाता था। जिस तरीके से आज को GST लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हर चीज़ों में टैक्स लिया जाता है, उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। एक बलि नाम का कर होता था जिसमें राजन को गाय अनाज भेंट करा जाता था, क्योंकि उसका कंट्रोल नियंत्रण मजबूत हो।
अब इसका स्वरूप अनिवार्यता और बाध्यता की दिशा में तैयार होने लगा। शतपथ ब्राह्मण में देखते हैं 1.3 2.15 के अनुसार वैश्य को बलि देना इसलिए आवश्यक है कि वह क्षत्रिय को के वश में नियंत्रण में होता है। वैश्य जो व्यापारिक बड़ी कर है वो बलि देगा, मतलब कर देगा राजन को, क्योंकि वह क्षत्रिय उस राजा के नियंत्रण में होता है। उस वर्ण व्यवस्था के सोपानिक श्रेणी जो हरारकल है, जो सोपानिक श्रेणी जो हरारकल सीरीज को बताता था कि किस तरीके से ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, तो इसको भी वो लेजिटिमाइज करता था और वैश्य उनको टैक्स देंगे। आज भी देखते हैं कि जैसे हमने बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा में देखा कि किस तरीके से एक व्यापारिक वैश्य घराना, बड़ी घराना उसको कितना तरीके से विस्तृत फैलाता है, क्योंकि ऋग्वेद काल उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद काल से बढ़कर उत्तर वैदिक काल में समाज संस्कृति इतनी विकृत हो चुकी थी, इसलिए एक राजा को, एक सत्ता को एक नया चुनौती मिला और जो व्यापारिक घराना ने उसमें काफी साथ दिया। आज की भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा हम देखते हैं आज किस तरीके से लोकतंत्र विकृत होकर छत विछत होती है और एक क्रोनी पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिस्ट की अवधारणा बनती है। और आज भी व्यापारिक घराना, अडानी अंबानी टाइप के लोग हमारे देश की पूरी संस्था को काबिज करके, अतिक्रमण करके चला रहे हैं। वो भी व्यापारिक बड़ी वैसे ही घराना है। लेकिन पहले क्या होता था कि राजा के नियंत्रण में वैश्य रहता था। आज पूरी वैश्य वणिक समुदाय में, एक कारपोरेट घराना के नियंत्रण में पूरी राजनीतिक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इसके वश में रहता है पूरा शासन प्रशासन। आज जिस तरह से आरोप लगते हैं संसद भवन में, आपने देखा होगा कि क्रोनिक पूंजीवाद, और अन्य राष्ट्रों में भी आप अमेरिका के जो लोकतंत्र में देखेंगे तो वहाँ के किस तरीके से जो बड़े हथियार कारोबारी हैं, जो पेंटागन के जो और जो नौकरशाह हैं और बड़े जो विश्व स्तर में जो हथियार के ट्रेड, मिसाइल, बड़े अग्निशमक यंत्र, टैंक की जो व्यापार करते हैं, इनकी वर्चस्वता में अमेरिका के, और जिसमें इन सब में ज़्यादा जेविस हैं जो यहूदी हैं, उनके एकाधिकार क्षेत्र में कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, किस तरीके के वहाँ कारपोरेट में, कुछ व्यापारिक में कुछ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता दिखाई देती है, लेकिन उस लेवल पे कहीं भी नहीं होती। आपने टैरिफ वार चीन और अमेरिका का देखा है, जो संरक्षण की जो नीति किस तरीके से अपनाया जाता है। तो क्या होता है कि शतपथ ब्राह्मण में देखते हैं कि वैश्य को बलि देना इसलिए आवश्यक है कि वह क्षत्रिय के वश में नियंत्रण में रहे, इसलिए मांगे जाने पर उसे अपने द्वारा संग्रहित वस्तुओं को दे देना चाहिए। ये पूरा वेद ग्रंथ बता रहा था। राजन को कई बार विषमाता भी कहा गया है, विषमाता कहा गया है, जिस अर्थ में शायद यह हुआ कि वह प्रजा का उपभोग करने वाला है राजन। किंतु इस काल तक राजन द्वारा बलि का उपार्जन स्पष्ट रूप से परिभाषित कर प्रणाली, जो बलि था, जो टैक्स प्रणाली के रूप में नहीं विकसित हुआ था। जैसे आज हमारी कंप्लीट एडवांस टैक्स प्रणाली करे हैं, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगता है। अभी आपने कार लिया, जैसे ये नई कार, जैसे ये नई कार है, मान लो हमारी जीपीएस, ये नई कार है, तो क्या है, आपने नई कार लिया, इसमें तो आपने टैक्स दिया, रोड टैक्स है, सारे टैक्स दिए। अब इसको बेचने पर भी 18% जो जीएसटी, जो टैक्स की बात कर रही है कि इसको मार्जिन वैल्यू पे, सॉरी 18% पॉपकॉर्न पे, सल्टेड पे बोला गया, इस पे जो मार्जिन वैल्यू पे आपने नया लिया और बेचा, तो हमारी वित्त मंत्री ने किस तरीके से बताता है कि जो मार्जिन वैल्यू है उस पर जो टैक्स लगेगा, और वो आप सेकेंड हैंड कार भी बेचते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा। सरकार के नज़र में सारी चीज़ें आई और सरकार ने देखा कि ठीक है, इसका जैसे कार OLX.com, कार वाले, कार देखो, TrueValue.com, किस तरीके से सेकेंड हैंड कार का जो व्यापारिक बढ़ रहा है, तो इसमें भी सेकेंड हैंड कार में भी ये टैक्स लगा रहा है, और तो आम आदमी को भी इससे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथियों देख लेना, तो क्या होता है कि एक विकसित कर प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम आज की तरह डेवलप नहीं हुई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी सभा समिति का उल्लेख होता रहा है, जो पंचायत, जो संसद, जो सभा समिति होती है उसका उल्लेख होता रहा है। जैसे शतपथ ब्राह्मण के अब 4.1.416 में देखते हैं, में राजन यह प्रार्थना करता है कि समिति और सभा प्रजापति की दोनों पुत्रियों, मतलब समिति और सभा प्रजापति की दोनों पुत्रियां संयुक्त रूप से मेरी सहायता करें। मतलब सभा समिति को प्रजा का, जो प्रजा और जन होते हैं, जो जनता जन है, उसकी पुत्री बताया गया। किंतु निश्चित रूप से जिस अनुपात में राजतंत्र की शक्ति बढ़ती गई, उसी अनुपात में ऐसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति घटती गई। जो सभा समिति बनाई थी, ये डेमोक्रेटिक जो संस्था थी, इनकी शक्ति घटती गई और तंत्र मोनार्क अपनी शक्ति वर्चस्वता बढ़ाते गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजन और पुरोहितों के बीच गहरा संबंध दिखलाया गया। जो पुरोहित और राजन, उत्तर वैदिक गहरा संबंध था। पुरोहित का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे आगे किया जाए, मतलब राजन के द्वारा आगे करेगा किसको, पुरोहित को, इस व्यवस्था संस्था को व्यक्ता देने के लिए। इनके संबंध की तुलना धरती और स्वर्ग के बीच के जो संबंध के रूप में बताया गया, कही गई। हालांकि राजन की संस्था को स्त्रैण या द्वितीयक स्वरूप में वर्णित किया गया कि पुरोहित ही प्रथम होंगे, राजन के स्त्रैण या द्वितीयक होंगे, ये बात है। कुमारस्वामी 1942-1993 में लिखते हैं कि पुरोहित की पद की महत्ता राजसूय यज्ञ की पूर्ण आहुति के अवसर पर स्पष्ट होता है कि जो राजसूय यज्ञ होता है, पूर्ण आहुति होता है, तो वहाँ पे पुरोहित की जो महत्ता स्पष्ट होता है।
जब पुरोहित राजन को उपस्थित जनों के साथ परिचय कराता है, राजन को उपस्थित जन के सामने, ये हमारा राजा है, राजसूय वर्चस्वता जो भी, जैसे हमने किस तरीके से बाहुबली मूवी में उसका किस तरीके से चारों दिशाओं में उल्लेख करके उस राजा का परिचय दिया जाता है, आपने देखा। यह व्यक्ति आपका राजा है, सोम हम ब्राह्मणों के राजा हैं। क्या बोलता है कि यह व्यक्ति आपका राजा है, सोम हम ब्राह्मणों के राजा हैं, शतपथ ब्राह्मण 5, 3, 12 और 4, 1, 13। इस समय प्रशासनिक तंत्र भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रतीत होता है। यहाँ का उल्लेख है। कुमकुम राय जो 1994 ये लिखता है ने राजतंत्रीय व्यवस्था के उद्भव, वर्ण व्यवस्था तथा गृहस्थियों की सामाजिक संरचना के बीच निकट का संबंध बतलाया। राजन के द्वारा विहित स्रोत अनुष्ठानों के आयोजन से अपने अधीनस्थ लोगों के बीच उत्पादन जो प्रोडक्शन था और प्रजनन क्षमताओं पर नियंत्रण के प्रयासों को वैधानिकता प्रदान की गई कि जो प्रोडक्शन था कि कौन कितने बच्चे किस तरीके से होंगे, प्रजनन जन जो जीव जंतु मवेशियों में से लेकर हमारे इंसानों से लेकर सब में जो उत्पादन की व्यवस्था, कौन खेती करेगा, कौन किसानी करेगा, कौन जूते बनाएंगे, कौन क्या कर्म, राज सेनापति, तो सारे प्रोडक्शन की जो संसाधन को बांटा गया और वैधानिकता जो लीगलिटी बताया गया। जिस प्रकार घरेलू यज्ञ अनुष्ठानों के संपादन में गृहपति को अपने विस्तारित परिवार के उत्पादन और प्रजनन क्षमताओं पर नियंत्रण की वैधानिकता मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों में सामाजिक व्यवस्था के संरक्षक के रूप में राजन की प्रस्तुति राजनीतिक और घरेलू व्यवस्थाओं के बीच संबंधों को मान्यता प्रदान करती है कि ये पूरी लेजिटिमेसी हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आकर के पूरी तरीके से सारे व्यवस्था को समाहित करने के लिए राजन की वैधता, राजन की जो बात जो पुरोहित वर्ग उसको प्रजाजन के बीच में उल्लेख करता था, उसका परिचय देता था और उनको सारे अधिकार दिए जाते थे। और वैसे उसको किस तरीके से बलि का टैक्स देंगे, अन्य व्यवस्था जो उत्पादन के संसाधन पर किस तरीके के उस राजा का, उस राजतंत्र का कैसे अधिकार होगा, एक अधिकार, और किस तरीके से एक लोकतांत्रिक संस्था सभा और जो समिति को कम करा गया। लेकिन आज लोकतांत्रिक संस्था के रूप में सभा संसद अब देखते हैं तो वह भी कुछ तरीके से आज एक राजन की अवधारणा में विकृत हो चुकी है। तो क्यों ना जो एक ऐसी व्यवस्था थी, आज लोग कर टैक्स के तले दब गए हैं, पूरी तरह पीड़ित हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। और एक आज हमारा राष्ट्र किस तरीके से आप देखते हैं कि उस गरीबी के गर्त में, उस अंधकार के गर्त में जा रहा है, जो हमारे वेदों के समय में नहीं था, जो हमारे वेदों के टाइम में, हाँ भले उस टाइम में वर्ण व्यवस्था में वर्ण में सोपानिक श्रेणी बनाकर एक हरारकियल बनाकर शोषण करा जाया था, प्रताड़ित करा जाया था एक पुरोहित ब्राह्मण वर्ग के द्वारा एक पूरी सिस्टम को अपने अनुरूप पालने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वेस्ट में हम देखते हैं कि सामाजिक अनुबंध जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत आता है, हमारे ईस्ट में जो हमारे ईस्ट मतलब हमारे इंडिया, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान आज के एरिया में देखेंगे, या हमारे जो चीनी जो चीन के भी आपकी सभ्यता देखेंगे, चीन की सभ्यता में भी राजतंत्र के बारे में आपको बताएंगे कैसे वहाँ उदय होता है, कैसे हान डायनेस्टी वहाँ चलती है, जो चीन की हान डायनेस्टी चलती है। बाद में लोकतंत्र आता है जो कम्युनिस्ट टाइप का लोकतंत्र है वहाँ का। आज हम देखेंगे साथियों, तो ये पूरी राजतंत्र का उदय हमने देखा जो ग्रंथों, हमारे वैदिक ग्रंथों, उत्तर वैदिक ग्रंथों में शतपथ इत्यादि ब्राह्मणों में मिलता है, जो वैदिकों में मिलता है, वेदों में मिलता है। लेकिन आज की जो पूरी व्यवस्था, हमारा क्यों मोटो है कि एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, परमतंत्री व्यवस्था क्यों, कि जिस तरीके से उस टाइम में भी राजन जिस तरीके से बलि कर लेता था, एक बार लेता था साल में, और इस आज के हर एक चीज़ों में अब जो भी ले रहे हैं, चाहे एक पेन लें, चाहे आप माचिस की डिब्बियाँ लें, या चाहे आप ये स्टिकर पिन लें, हर एक चीज़ में आपको इतने तरीके से टैक्स दिया जाता है कि चाहे आप किताब ही क्यों ना लें, तो आप जो भी चीज़ लें आपको इतने तरीके से टैक्स दिया जाता है, इतने तरीके से टैक्स लिया जाता है आपसे। टैक्स के कर के बोझ तले पूरे आम जनता दबे हैं, और किस तरीके से बड़े व्यापारिक घरानों को, क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए, अपने राजनेता स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देते हैं। उसका जो कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देगा और आम जनता को इसके क्या है, डेमोक्रेटाइज कर दिया। छोटे से छोटे चीज़ों में टैक्स लो, पॉपकॉर्न तक में टैक्स इतना ले लो कि आम जन, जो पैकेट दूध दही अनाजों में टैक्स लो कि आम जनता को जितना डेमोक्रेटाइज करेगा, आप 140 करोड़ लोग हो तो उतना ही ज़्यादा सरकार को कर मिलेगी, चाहे 1-1 रुपया 50 पैसे के टैक्स क्यों नहीं लो। तो एक कारपोरेट को घर को बोझ देने के लिए, लेकिन उसमें अतिरिक्त लाभ, आपका जो लाभ, और किस तरीके से मीडिया संस्थान इस चीज़ों को भी उल्लेख नहीं करता, नहीं बताता। इवन वो आपके टैक्स के पैसे चलता है, आपके कर के पैसे चलता है। हमारा यह इतिहास समझाना, बताना, राजतंत्र को उदय सब बताने का औचित्य हुई है कि आपको कंप्लीट नई व्यवस्था, एक परमतंत्री व्यवस्था की ओर ले चले, कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम की ओर ले चले, और वो पूरी व्यवस्था एक सामाजिक न्यायपूर्ण सभा और समिति के द्वारा संचालित हो, टॉप डाउन ना हो, ये बॉटम से टॉप की ओर चले हमारी पूरी व्यवस्था समावेशी इंक्लूसिवनेस के साथ। तो इसलिए हमारी पूरी व्यवस्था ये सारी चीज़ पढ़ने और बताने का आपको यही हमारा महत्वाकांक्षा है साथियों, और इसीलिए हम ये सारी चीज़ें आपको महत्ता के रूप में, आपकी इसका महत्व क्या रहा, किस तरीके से पुरुष सूक्त, ऋग्वेद, इस सारी चीज़ों में हम बात करते हैं साथियों। तो नमस्कार साथियों, इतना ही कहकर इस वीडियो संदेश में हम आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।